नमस्कार। रंगमंच, टेलीविज़न, आकाशवाणी और फिल्में, ये सभी एक एक्टर को मंच उपलब्ध करवाते हैं। अब इन मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन एक मूल मंत्र रहता है। कलाकारों की भाषा में उसे कहा जाता है देयर इज़ अ थिन लाइन इन बिटवीन। जो इसको सहजता से पकड़ता है वह कामयाब होता है। अस्तित्व के आज के अंक में इसी थिन लाइन पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं युवा प्रतिभाशाली कलाकार, जिन्होंने सभी मंचों पर अपनी प्रतिभा का बखूबी परिचय दिया है। आप सभी उन्हें जानते हैं, हिमांशु दर्शन। हिमांशु, आपका एक्सेक्शन स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राजू भैया, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। ये ऑनर है मेरे लिए, प्रिविलेज है, क्योंकि आपको तो हम लोग एडमायर करते रहे हैं एज अ राइटर भी, एज ए मेंटोर भी, एज एन एक्टर भी, और आज एज ए होस्ट भी आज आपके सामने हूँ। तो मतलब अ बिट नर्वस बट एक्साइटेड और अच्छा। अरे आप कैसे नर्वस? क्योंकि आपने सभी मंचों पर, जिन भी मंचों का मैंने अभी तक नाम लिया है, आपने रंगमंच पे काम किया और अपनी छाप छोड़ी, टेलीविज़न पे काम किया, छाप छोड़ी, आजकल फिल्में भी कर रहे हैं, वेब सीरीज़ भी कर रहे हैं। तो अपनी संक्षिप्त यात्रा जो है बचपन से, कैसे आपको रुझान पड़ा एक्टिंग की तरफ, किसने आपको इंस्पायर किया, कौन कौन से मंच आपको उपलब्ध रहे यहाँ जम्मू में कि आप अपनी प्रतिभा को निखार भी सके, लोगों के सामने पेश भी कर सके? मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों के साथ साझा कीजिए। श्योर। राजू भाई, बड़ा एक्साइटिंग है, क्योंकि मैंने ना आज तक ये कभी किसी को भी डिस्कस नहीं किया है। कभी किसी ने पूछा नहीं है, मैंने डिस्कस नहीं किया, बताया नहीं कि कहाँ से मेरा वो एक स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो क्या था, चिंगारी जैसे कहते हैं। जी, वो बेसिकली मैं स्कूल में एक बार सिर्फ हम लोगों ने एक 15 अगस्त पे एक हमारे प्रिंसिपल ने बोला कि यार आपको वो करना है, तैयार करना है, कुछ कर सकते हो। स्किट था छोटा सा, तो उन्होंने बोला कि वो तैयार करना है। तो ऐसे वैसे मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने अपने दोस्तों को बोला, कभी देखा नहीं था थिएटर प्ले, नहीं देखा था, कुछ नहीं। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे करना है। तो संडेज़ को हम देखते थे, उन दिनों में वो भी सिर्फ कार्टून शोज़ मिलते थे देखने को, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। तो अब उसमें से क्या सीखना था, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार करते हैं। तो वो लड़के वड़के पकड़ के मैंने उनको अंग्रेज़ बनाया। अंग्रेज़ कैसे बनाना था, चौक होता था वो लिखने के लिए, तो उसको हमने रब करके पूरा उसका पाउडर बना के उनका सर मल दिया, मुंह पूरा सारा गोरा बना दिया, अंग्रेज़ बना दिया। ये भी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी वो पहली क्रिएटिविटी। तो वो मतलब करके ख़त्म हो गई बात। उसके बाद अपनी स्टडीज़ में रहा, सारा बिजी रहा। तो उसके बाद आफ्टर 12th मेरे दोस्त और मैं, हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं बेसिकली मैं आर्मी में जाना चाहता था। अच्छा। तो मेरा यही था। मैंने इवन कि एनडीए के जो मेन प्री एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी दिए थे रिटन में, तो अच्छे स्कोर्स आए थे। उसके बाद फिर कुछ बात नहीं बनी, और फिर ध्यान आया, फिर मैं इंक्लिनेशन मेरी हो गई मर्चेंट नेवी की तरफ। अच्छा। तो बहुत कम लोगों को पता, और शायद पता ही नहीं होगा कि मैं 6 महीने की मैंने मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग की हुई है। अच्छा। दैट वाज थ्योरेटिकल। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हम लोगों को सी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, 18 महीने की प्री सी ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। वो करने के लिए हम लोगों को फाइनेंसेस देने पड़ते हैं, क्योंकि उन दिनों प्राइवेट एकेडमीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैंने आंध्र प्रदेश, काकीनाडा, एक छोटा सा पोर्ट है, वहाँ से मैंने वो ट्रेनिंग की थी। तो वो डीजी शिपिंग अप्रूव था, डायरेक्टर जनरल शिपिंग। तो वो मैंने वहाँ से वो की, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने ट्रेनिंग के बाद, प्री सी ट्रेनिंग के लिए, जब सीडीसी एक होता है कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो चाहिए होता है, जैसे हमको वीज़ा चाहिए होता है अलग कंट्रीज़ में जाने के लिए, तो शिपिंग में वैसा होता है। तो वो उसके लिए मैंने अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिया मद्रास में जाके, चेन्नई में। तो वो बाद में पता चला कि वो दैट वाज फेक। अच्छा। तो मैं बहुत डिप्रेस हुआ, मतलब ब्लैक लिस्ट हो गया वहाँ से, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगा। तो मेरे मामा जी हैं अरुण शर्मा, आई एम श्योर आप भी जानते होंगे। अरुण शर्मा भी वेटरन एक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी थिएटर भी किया, टेलीविज़न के लिए भी काफ़ी काम किया। जी। तो उन्होंने मुझे, मेरी कंडीशन देखी, मैं चुप रहता था बिल्कुल एकदम से, मतलब क्योंकि जब करियर के बारे में सोचा हो इतना कुछ, और पैसा भी लगा हुआ उसमें, और बहुत इन्वेस्टमेंट हुई थी पापा की। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि, छोटा था तब मैं, तो उन्होंने बोला कि यार एक काम करो, इसको ना यहाँ प्लेस लेवल ही साइड में डालो, वो करते डाइवर्ट होगा, थोड़ा इसका ध्यान जाएगा। तो वो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप मैंने स्टार्ट की फर्स्ट टाइम नटरंग में। अच्छा। बलवंत जी। तो कहा जा सकता है कि आप भी नटरंग की ही प्रोडक्शन कह सकते हैं, है ना? शुरुआत तो वहीं से? शुरुआत वहीं से। तो उसके बाद फिर वो मैंने वहाँ पे 3 प्लेस किए। उसके बाद वहाँ से
निकल आया बाहर। रीजंस क्या रहे वो नहीं बताऊंगा। वो फिर उसके बाद फिर मुश्ताक सर के पास आया। अच्छा। अगेन मेरे मामा जी उन्होंने ही बोला कि मुश्ताक जी के पास चलो। मुश्ताक काक जी जो आई एम श्योर यहाँ सबको ही पता है अरे कि मुश्ताक काक, अगर जम्मू में जब भी रंगमंच की बात होगी तो कवि रतन शर्मा जी, उनके साथ बलवंत ठाकुर जी, फिर नाम आता है मुश्ताक काक, जिन्होंने रीजनल थिएटर को नेशनल थिएटर तक पहुंचाया। बिल्कुल बलवंत जी तो उसे इंटरनेशनल भी ले गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ, फिर मुश्ताक सर के साथ करते 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 फिर मुश्ताक सर चले गए दिल्ली, श्रीराम सेंटर वो डायरेक्टर बन गए। तो उनका बहुत कम विजिट्स होती थी यहाँ पे। तो धीरे धीरे जो उनके ग्रुप्स में थे उन्होंने अपने अपने मतलब सब ग्रुप्स बन गए, अपने अपने ग्रुप बना लिए सब ने। अब कयोंकि जब हमारे मेन मेंटोर के पास जब टाइम नहीं है तो सबने सोचा कि यार अपना ही बनाते हैं, वो काम तो पता नहीं कब काम तो करना है। वहाँ पे थे, वो बिजी थे वहाँ। तो मैंने फिर उसके बाद अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। कैसा महसूस करते हैं कि जैसे आपने बलवंत जी के साथ भी काम किया, फिर मुश्ताक जी के साथ काम किया, उसके बाद अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम करना कितना आदमी को सिखाता भी है? क्योंकि हर एक का अलग रवैया है, सिखाने का भी अंदाज अलग से है। बिल्कुल बिल्कुल। नाटक भी अलग से पेश होता है। बिल्कुल। देखिए ये जो एक लर्निंग प्रोसेस है ना, बेसिकली जो थिएटर है, एक्टिंग जो है वो मैं कहूँगा रादर एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ से, इवन कि जो आप ये पंखे होते हैं जो इनसे भी हम कुछ ना कुछ, इनके स्टैटिक होने का एक रीज़न है क्योंकि स्विच ऑफ है वो रुका हुआ है। तो अगर वो ऑन होगा, वो चलना शुरू होगा तो उसके चलने की मूवमेंट जो है वो पहला झटका और वो सब ये हमको कुछ ना कुछ सिखाता है। मैं वो चीज़ समझ के हमेशा से डायरेक्टर्स के साथ, हर डायरेक्टर के साथ, चाहे मेरा इन्वॉल्वमेंट है चाहे नहीं है, जाके खड़े हो जाना, देखना वहाँ पे। और अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मतलब कि उनका अपना पर्सपेक्टिव, उनकी अपनी अप्रोच किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, अलग अलग विजन को लेकर जब काम होता है वो टूल्स इकट्ठे करना एक एक्टर के लिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रिपेयर होना है एज एन एक्टर, वो आप अगर नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने आप के अंदर वो इम्बाइब नहीं कर रहे हो वो चीज़, ऑब्जर्वेशन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है मेन, ऑब्ज़र्व करता रहा मैं, ऑब्ज़र्व करता रहा, अच्छा ये कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और वो सब करने के बाद वो चीज़ें सीखने को मिलती जाएं तो एक एक्टर के लिए उससे बड़ा ऑक्सीजन और कोई हो ही नहीं सकता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि बलवंत ठाकुर जी जाने जाते हैं बॉडी थिएटर के लिए, मुश्ताक काक जी जाने जाते हैं स्टाइलाइज्ड प्रोडक्शंस के लिए, और आपने अपना जो नाम कमाया है रियलिस्टिक प्रोडक्शंस में। मैं ये कहूँगा कि जम्मू में अगर हम जब भी कलाकारों की बात करते हैं तो हिमांशु दर्शन बेशक उम्र में कम हैं, छोटे हैं, लेकिन डायलॉग डिलीवरी जितनी स्मूथ आपकी है उसमें आपको कहाँ से हेल्प मिली? क्योंकि बलवंत जी तो बॉडी थिएटर सिखाते हैं, बॉडी थिएटर, मुश्ताक काक जी तो स्टाइलाइज्ड प्रोडक्शन सिखाते हैं, उनका है, और फिर आपने पकड़ जो बनाई वो रियलिस्टिक पे थी। हाँ, उसमें एक चीज़ मेरे को ये समझ में आई ना कि हम जब भी स्टाइलाइज्ड प्रोडक्शन करते हैं या फिर बॉडी थिएटर पे ज़्यादा स्ट्रेस रखते हैं या कुछ करते हैं, तो हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा, ऑडियंस का ध्यान जो है उस तरफ ज़्यादा आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि लोग ये कहें, मुझे एज एन एक्टर जो मैंने फील किया, लोग ये कहें कि यार अच्छा किया यार तूने, तो सुनने को ये मिले कि यार अच्छा पेड़ बना था यार तू, अच्छा दरवाज़ा बना था, कॉस्ट्यूम्स ने बड़ा फेवर किया आपको, मेकअप ने बड़ा फेवर किया, वो चीज़ ना तो मुझे कहीं पे पीछे छूटती है। हाँ, पॉइंट यही है कि मतलब मेरे को बीइंग एक एक्टर और क्रिएटिविटी मेरा एक सबसे बड़ा वो ऑक्सीजन है, तो मैं तो मतलब वहाँ से निकल ही नहीं पाऊँगा अगर मैं यही सब उसमें हाल है। नो डाउट उसमें मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ उसमें मैंने ट्रस्ट कैसे किया जाता है अपने को एक्टर्स पे, अपने स्टेज पे, अपने आप पे, वो मेरे को बॉडी थिएटर से मिला सबसे ज़्यादा। बिल्कुल स्टाइलाइज्ड डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। हाँ, स्टाइलाइज्ड एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसमें ज़्यादा, बॉडी थिएटर में ज़्यादा। फिर स्टाइलाइज्ड प्रोडक्शंस में आपको आप किस तरीके से आप एक नुआंस को किस वे से इस लेवल से लार्जर देन लाइफ लेके जा सकते हैं, वो चीज़ पता चली। लेकिन जब मेरे को ये लगा कि नहीं यार, मैं खुद के लिए, फिर ठीक है मैं एक कैरेक्टर में प्ले किया है, ठीक है मैं ऑडियंस से कनेक्ट हुआ हूँ, लेकिन 40%, क्योंकि ऑडियंस में मेरे से ज़्यादा मुझ में वो दरवाज़ा नज़र आया या वो पेड़ नज़र आया या वो नज़र आया, तो एज एन एक्टर मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। मेरा मेन फोकस जो 100% अगर देखा जाए पूरी तरह से 100% कनेक्शन
बन नहीं ऑडियंस के पाता। साथ नहीं बन पाता As और actor। एज एन एक्टर। और मेरा सबसे बड़ा फोकस एज एन एक्टर राजू भाई ये रहता है कि अगर मैं एक्टर हूँ और अगर 1.5 घंटे के लिए, 1.25 घंटे के लिए कोई लोग अपना 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग या 10 लोग भी, जितने भी हो, जो भी हैं, अगर वो टाइम निकाल के आ रहे हैं मुझे देखने के लिए, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको वो चीज़ दे पाऊँ कि जो उनको बैठने पे एक मजबूर करे और ये मोटिवेट करे कि यार नेक्स्ट टाइम यार कुछ होगा ना यार तो ज़रूर बताना हमको, ताकि यार हम भी देखने आएंगे और बड़ा कुछ अच्छा लगा यार, इसमें बड़ा कुछ सीखने को भी मिला यार, बड़ा ऐसा कोई कुछ बोले ना किसी एक्टर को तो अपने आप ही पंप अप हो जाता है सब कुछ। वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो रियलिज़म की जहाँ आपने वो क्वेश्चन स्टार्ट वहीं से हुआ था कि रियलिस्टिक उसमें आ गया मैं, वो इसलिए ज़रूरी हुआ कि मुझे ऑडियंस के साथ कनेक्टिविटी, ह्यूमन कनेक्शन जो है ना, तो चाहिए था। वो मुझे चाहिए था और वो एक एक्टर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मैं समझता हूँ होती है। इस कनेक्शन ने आपकी हेल्प कहाँ तक की जब आपने टेलीविज़न में कदम रखा? बहुत फिर उसके बाद आकाशवाणी के लिए नेचुरली काम किया, और उसके बाद फिर जब आप वेब सीरीज़ कर रहे हैं, फिल्में कर रहे हैं जी बड़े पर्दे पर, जी तो साथ में ये भी चाहूँगा कि आप ये भी बताइए कि जैसे नसीरुद्दीन शाह ने एक बार इंटरव्यू में कहा था जी कि आप जब उनसे पूछा गया कि जब आप थिएटर करते हैं या फिर आप ओमपुरी जो थिएटर करते हैं उनके साथ जो आपका एज को एक्टर रिलेशन रहा है, तो थिएटर बहुत लोड हुआ करता था। एनएसटी प्रोडक्शन खासकर बड़ी बड़ी भारी, अलकाजी जी के टाइम में बड़ी बड़ी भारी भरकम प्रोडक्शन होती बहुत थी। भारी। उसके बाद आपने शिफ्ट ओवर किया टेलीविज़न, फिर आप फिल्मों की तरफ आए, जी तो कैसे शिफ्ट ओवर है? तो उन्होंने कहा देयर इज़ अ थिन लाइन इन Thin line। बिटवीन। मैं चाहूँगा कि वो थिन लाइन भी आप दर्शकों के साथ साझी कीजिए, क्योंकि आपने सभी मंचों से जी काम किया, परफॉर्मेंस दी और बखूबी परिचय भी दिया प्रतिभा का। थिन लाइन बस इतनी सी है राजू भैया कि आप रेडियो से स्टार्ट करते हैं तो रेडियो में आपको ज़्यादा फोकस, अपना ध्यान जो है वो आपको, आपके सामने है कुछ नहीं है, बस स्क्रिप्ट है, माइक है और आपके सामने वो कैरेक्टर है। आपको वो कैरेक्टर को आंखों से जीना है, सिर्फ स्क्रिप्ट को देखते हुए आंखों से जीना है और वॉइस पे आपको मॉड्यूलेट करना है। वॉइस मॉड्यूलेशन जो सबसे मेन टूल है रेडियो का, आकाशवाणी की, बिल्कुल आकाशवाणी रेडियो, ठीक है, आपको उस पे करना है। वो पहली एक टूल है जो आपको पकड़ के रखनी है। फिर आगे हम लोग टीवी पे, टीवी में आपको फ्रेम मिल जाता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। वॉइस के साथ साथ वो पहला टूल पकड़ा हुआ है हाथ में, दूसरा टूल आ गया अपनी प्रेजेंटेशन, कि आपको सर से लेके पाँव तक प्रेजेंटेबल दिखना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी जो वॉइस मॉड्यूलेशन डायलेक्ट के साथ चल रही है वो उसका कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन ज़बरदस्त चाहिए। ये आ गया। फिर उसके बाद आ गया ये फिल्म्स आ गई। फिल्म्स में जो सबसे बड़ा फोकस, जो प्राइम फोकस जो है, वो आपको ये चीज़ समझ के चलनी चाहिए, सबको पता है जो काम करते हैं, कि फोकस सारा का सारा यहाँ पे है, फेस पे, पूरा फेस पे है। आपको इधर से ही एक्सप्रेशन भी देने हैं, इधर से ही वॉइस भी मॉड्यूलेट करनी है, और अपनी बॉडी के नीचे मेरे अगर पाँव के अंगूठे में अगर हलचल हो रही है ना, तो वो मुझे इधर ही दिखाना है। वो ये जो हो रहा है मुझे पाँव में कुछ चुभन सी, वो मुझे चुभन पाँव का फ्रेम नहीं चाहिए, वो मुझे यहीं से शो करना है। और बड़े पर्दे पे दिख रहा है जहाँ पे आपके माइन्यूट एक्सप्रेशन भी नोटिस होते हैं, डिटेल्स हैं वो उसमें सारी की सारी, इतनी सी जगह पे पूरी डिटेल्स हैं। तो वो मतलब ये एक थिन लाइन है, अगर हम इसको पकड़ लें एज एन एक्टर, तो मुझे लगता है कि फिर चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अनुपम खेर ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जितना भी कमाता हूँ वो इससे कमाता हूँ, वही चेहरे से। एग्जैक्टली होता ही वैसा ही है। मतलब आपको दिया जा रहा है एक डायलॉग, सपोज अगर आपको बोलने के लिए मौका दिया जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि आपको यार आप फटीग्ड हो, आप थके हारे हो बहुत, आपकी टांग, आपको लंपिंग कर रहे हो, आप लंगड़ा के भी चल रहे हो, और लेकिन फेस, सर फ्रेम कितना है, फ्रेम इतना ही है भाई, हिलना डुलना नहीं है, हिलना नहीं है आपको अपनी जगह से, मगर आपकी टांग भी टूटी हुई है, आपको सब कुछ है, करो। अब क्या करोगे? वो दर्द यहाँ से नजर आना चाहिए। वहाँ वो थिन लाइन जो है आपकी अगर पकड़ में हो, तो वो जो आपकी वॉइस है मॉड्यूलेशन, वो जो आपका प्रेजेंटेशन है सर से पाँव तक का, वो सब चीज़ें आके यहाँ पे क्लब होके फिल्म के फ्रेम को कवर करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें हर कोई परफेक्ट हो जाता है, कभी भी नहीं होता, कभी परफेक्शन नाम तो है ही नहीं, परफेक्शन तो कुछ भी नहीं है, वो तो फेक चीज़ है। एक आर्टिस्ट के लिए परफेक्शन इज अ नो वर्ड, फेक है, दैट इज़ ऑल फेक। मतलब आप ये दिस इट्स ए कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग,
वो तो अंत तक इंसान यही करता रहेगा। मैं इवन अब भी अगर कोई डायलॉग बोलता हूँ, रिसेंट एक मैं अभी तो मैं वही पूछना, जैसे जम्मू में अगर बात करें तो अब तो टेलीविज़न बंद है, रंगमंच पे इतना काम होता नहीं, बजट्स नहीं है, बजट, तो ग्रुप के पास पैसा नहीं होगा तो परफॉर्म कैसे करेगा, और जिस एक्टर ने परफॉर्म करना है उसको खाना नहीं मिलेगा तो परफॉर्म कैसे करेगा, क्योंकि घर भी तो चलाना है। तो आजकल आप अपनी कला का प्रदर्शन किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं जाकर, क्योंकि जम्मू में अगर काम नहीं है तो बाहर काफ़ी एवेन्यूज़ हैं। एवेन्यूज़ बहुत हैं। हम लोग मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ राजू भैया, जो कोई ऐसी गलती ना करे जो मैंने की हुई है, कि एक टाइम था जब हम लोग जब काम करते थे, कंटिन्यूस काम करते थे, थिएटर भी कंटिन्यूस चलता था, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता था, मेला लगा रहता था एक तरह से ना अभिनव थिएटर में। तो जो तो मुझे लगता है, मैं एक बात जोड़ दूँ, उन दिनों इतनी चिंता नहीं रहती थी कि घर में राशन भी लाना है, क्योंकि पेरेंट्स फीड अप कर रहे थे। हाँ, तो आपको ज़रूरत नहीं वो सोचने की, वो वैसा तो था। बिंदास होकर नाटक भी करते थे, बिंदास होकर शूटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ होता था, शूटिंग्स, पैसा आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको निकलना पड़ता है, निकलना पड़ेगा बाहर। मतलब इसलिए नहीं कि आपको नाम कमाना है वहाँ पे किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके। फिर अगर नाम ही कमाना है तो फिर आप एज एन एक्टर क्या हो, फिर आप तो फिर फेक जी रहे हो ना। मतलब मेरे को ये रहा कि मैंने वो एक टाइम पीरियड ना अपना वेस्ट किया, जहाँ पे मुझे लगा कि जब सब कुछ रुक गया है तो मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए था। हाँ, वो हालांकि एक अलग बात है कि मेरे कुछ सर्कमस्टांसेस वैसे रहे, कई बार हालात से समझौता भी करना पड़ता है, बहुत मुझे बहुत ज़्यादा वो रहा, तो मैं नहीं जा पाया। लेकिन मैं निकला फिर भी बाहर। निकलना बहुत ज़रूरी है। और राज भैया, मैं इसको ऐड ऑन करूँगा इस बात से कि हमको ना, हम ये सोचते हैं कि यार वहाँ पे जाएंगे, ग्लैमर है वहाँ पे, वो होगा। ग्लैमर पे अगर फोकस ना करके हम लोग अपने पैशन पे फोकस करें ना, क्राफ्ट पे, क्योंकि रेड कारपेट कहीं पे नहीं है आपके लिए, कहीं पे नहीं होगा, कभी एक्टर होगा के लिए भी रेड कारपेट होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि रेड कारपेट के पीछे जो गहन शांति है ना, उसमें डिप्रेशन भी रहता है, उसमें थोड़ी थोड़ी मोमेंट्स रहती हैं खुशी के, उसी में मैनेज करना बड़ा आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। और डिप्रेशन की जहाँ तक बात है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, बर्नआउट हो जाता है बंदा जब डिप्रेशन, लगातार स्ट्रगल कर रहा है, काम नहीं है काम, तो फिर टू सम एक्सटेंट आदमी डिप्रेस भी होता है। उससे कैसे उभरना है? उससे मैं आपको ये बताता हूँ, जो मैंने शुरू में मेरे को समझ में नहीं आई, और थैंकफुली मतलब मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उस वक्त मेरे पापा इज़ इन हेवेंस नाउ, भगवान जी की उसमें हैं, चरणों में। लेकिन तब पापा थे तो वो मुझे डिप्रेशन वाला फेज़ देखना नहीं पड़ा, मस्ती थी, क्योंकि पैसा आ रहा था ना, पापा सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट आ रही थी। तो जब काम नहीं मिल रहा था, अच्छा नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात, देखा जाएगा, वापस आ जाओ, सीरियल मिल रहा है जम्मू में, वापस आ जाओ। क्यों? क्योंकि वो नहीं था, प्रॉपर पता नहीं था कि मैं व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, फोकस ही नहीं था, फोकस कहा नहीं जा था। सकता है। जब मुझे वो गैप आया ना, जब काम का और जब कोई भी नहीं था मेरे साथ में, वहाँ समझ में आया कि मैं बचा कैसे। मैं बचा ऐसे कि मैंने फिर अपना पैशन ही फॉलो करना शुरू कर दिया। जो मेरा पैशन मेरे लिए जो ऑक्सीजन का काम करती है, मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। मैंने अपने क्राफ्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। अब ऐसा तो है नहीं है कि वहाँ पे मेरे लिए कोई ऐसा बैठा होगा प्लेट लेके कि यार हिमांशु ये लो यार, ये कैरेक्टर है और आप ही बेस्ट होने वाले हो इसमें, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि मैं एक बात और भी साझी करता चलूँ कि मुंबई में जब भी आप किसी सीरियल के लिए काम मांगने जाते हैं तो आपका स्क्रीन टेस्ट होता है, स्क्रीन टेस्ट है, ऑडियो टेस्ट है, आपका अगर उसको क्वालिफाई करते हो तभी आपको मिलता है। बड़े बड़े एक्टर्स को वो स्क्रीन टेस्ट देना पड़ता है, वो वहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं है, नहीं कैरेक्टर के साथ बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें जो बात ये चल रही है कि डिप्रेशन जो है, मैं कहता हूँ कि डिप्रेशन एक ऐसा बर्नआउट फेज़ होता है जहाँ पे अगर हम लोग समझ जाए ना, सीख लें कि यार इस डिप्रेशन ने मुझे, इस बर्नआउट फेज़ ने मुझे सिखाया क्या। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ये सिखाया कि मैंने अपने, ये समझ में आया मुझे उस वॉइड में, उस खालीपन में, अकेलेपन में, कि अब क्या करूँ। होता था ना कि मतलब अभी तो सब कुछ था मेरे पास, अब जब कुछ नहीं है और आगे भी कुछ नहीं है तो अब क्या करूं, वापस जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर समझ में आया कि नहीं भाई, अपने टूल्स पे काम करो, अपने टूल्स जो मेरे अपने खुद के हैं, कोई प्लेट में नहीं देने वाला। हाँ, मैं ये ज़रूर कर सकता हूं अपने अपॉर्चुनिटीज़ गेन करने के लिए कि
जो मेरा क्राफ्ट है उस पर ध्यान दूँ, जो मेरी फ़िज़ीक है उस पर ध्यान दूँ। मैंने जिम ज्वाइन किया। मैं अब रिसेंटली अभी ऑलमोस्ट मुझे कोई 6-7 महीने हो गए हैं, काटे का एक विधा है मार्शल आर्ट्स की। जम्मू में गुरप्रीत सिंह करके एक लड़का है, मेरे नॉन में है, वो नेशनल चैम्पियन है। मैं उसके पास सीख रहा हूँ काटे का। वो मार्शल आर्ट्स की एक फॉर्म है, आर्ट फॉर्म है, वो सीख रहा हूँ। डांस मैंने सीखा। अपने क्राफ्ट को मैं वो कर रहा हूँ, फिज़िकल अपीयरेंस को बेटर करने की कोशिश करता रहता हूँ। हर रोज़ तैयार होता हूँ, हर रोज़ ऑडिशंस करता हूँ। ऑनलाइन कर, आजकल तो डिजिटल है सब कुछ। तो जब मैं जम्मू में होता हूँ तो मैं ऑनलाइन अगर ऑडिशन आया नहीं है मेरे पास, कोई अगर मैसेज, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो भी मैं सुबह राजू भैया रेडी होके एकदम से तैयार होके बैठ जाता हूँ, एकदम तैयार होके। मेंटली आप प्रिपेयर रहते हैं? मैं मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ, क्योंकि हम कहते हैं ना कि मोस्टली हम लोग यही अपने आप से शिकायत करते हैं। और दूसरा अगर कोई पूछ ले सपोज़ कि यार हाँ यार वो किस्मत नहीं है ना यार, किस्मत नहीं है। किस्मत कैसे आनी? किस्मत इज़ जस्ट ए डोर। मेरे को जो समझ आई है, मुझे ये लग रहा है कि किस्मत सिर्फ एक ऐसा दरवाज़ा है जो खुलता सबके लिए है, सबके लिए खुलता है। उसको क्रॉस करने के कदम तो आपने उठाने हैं। वो कदम जो है, कदम के साथ प्रिपरेशन, आप अपने आप को प्रिपेयर किया है कि नहीं किया है। मतलब एक राजे महाराजे जब लड़ाई पे जाते होंगे जंग में, तो वो सिर्फ घोड़े पे खाली वो खाना लेके तो नहीं जाते होंगे, तलवारें, भाले, वो सब लेके जाते होंगे ना, टूल्स और मेंटल सेटअप। तो वो लेके अगर नहीं मैं निकल रहा हूँ, उस दरवाजे में एंटर कर रहा हूँ, तो मेरे साथ जितने भी हैं जिनके पास वो टूल हैं, जो अपने आप को ऑलरेडी सेट करके बैठे हुए हैं, एक सिर्फ उसकी देर है स्विच दबाने की, तो वो ले जाएंगे आगे। तो मैं क्यों दोष देता रहूँ कि यार मैं, उनकी किस्मत अच्छी थी यार। उनकी किस्मत नहीं, उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर वैसे करके रखा हुआ है। तो मेरे को ये चीज़ें समझ में आई, बहुत साल लगे मेरे को ये समझने में, लेकिन आई ये समझ में कि, और अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरा जो पैशन है एक्टिंग के लिए, वो मेरे लिए सबसे बड़ा है। मैं एज एन एक्टर एक ही बात समझता हूँ कि हमको एज एन एक्टर, चाहे वो थिएटर है, चाहे वो रेडियो है, चाहे वो टीवी है, चाहे फिल्म्स हैं, एक एक्टर का ये पहला फ़र्ज़ मेरा जो ये बनता है कि मेरा सबसे पहला ध्यान है ऑडियंस जो है, जो आई है मुझे देखने के लिए, अपना 1.5 घंटा बर्दाश्त करने के लिए, उसको मैं दे के क्या जा रहा हूँ, वो मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक परफॉर्मेंस के थ्रू। दूसरा मेरा है कि जो स्टोरी है उसको मैं सर्व कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे लिए, वो ऑनेस्टी बड़ी ज़रूरी है इसमें। तीसरा डायरेक्टर जो है, जो मुझसे चाहता है मैं डिलीवर करता हूँ, वो डायरेक्टर्स एक्टर होना बड़ा ज़रूरी है। आपको एक डायरेक्टर का एक्टर होना चाहिए, अपने इनपुट्स देने चाहिए ज़रूर, बट डायरेक्टर की फॉलो उसी को करना चाहिए। वो उन्होंने तो विजन बड़ा होता है कि मैं क्या बना रहा हूँ, वो तो पूरी फिल्म चलती हुई देख रहे होते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हुए, तो उनको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। और अपने फेलो एक्टर्स जो हैं, साथ वाले एक्टर्स जो हैं, उनको अगर साथ में लेके नहीं, अगर मैं वो करूँगा और ये सोचूंगा कि नहीं यार अब तो मैं बताता हूँ इसको, तो इसको बताता हूँ कि चक्कर में अपना ही सब कुछ कबाड़ा हो जाता है। मोस्टली यही होता है। मुझे फेलो एक्टर्स को लेके चलना है, मुझे डायरेक्टर को, मुझे स्टोरी को लेके चलना है, और मोर देन दैट मुझे ऑडियंस जो मेरे को बर्दाश्त करेगी, तो बाद में गालियाँ ना निकाले, अगली बार दोबारा आए मुझे देखने, तो मुझे वो चीज़ देनी है। तो उसके लिए अपने आप को सर से पाँव तक, हेड टू टो, आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। उम्मीद करेंगे कि जो आपने वाइटल पॉइंट बोले हैं, अपने आप को एक्टर को तैयार कैसे करना चाहिए और डिलीवर कैसे करना चाहिए, वो उन नौजवानों तक भी बात पहुँचेगी, ताकि वह भी वेल प्रिपेयर होकर किसी भी ऑडिशन में जाएँ और सक्सेस हासिल करें। आप एक्साइटर स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजू भाई, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी हिमांशु दर्शन से। उन्होंने कहा कि किस्मत पे आरोप मढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। किस्मत सभी के लिए एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे के अंदर आप कितना प्रिपेयर होके जाते हो कि किस्मत भी आपको हाथों हाथों ले। आपको सक्सेस तभी मिलती है जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो। किस्मत पे ही हर चीज़ छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।